हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ बैंक। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बैंक का मतलब क्या होता है और बैंक काम क्या क्या करती है। फंक्शंस यानी होता है उसके काम, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप ज्वाइन हो जाते हो तो वहां पे आपको हर एक तरह के वीडियोस की अपडेट मिल जाएगी टाइम टू टाइम, एज वेल एज वहां पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बैंक का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ बैंक क्या देके रखा है। ये ना आप लोग की एक्सरसाइज में 1 मार्क के अंदर देके रखा है, तो आप लोग को इसका मीनिंग आना चाहिए, जिसमें आपको ये वाला मीनिंग लिखना होगा जो कि दिया है अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में अपने आरबीआई भी कहते हैं। ठीक है, चलो क्या देके रखा है। बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, बैंक एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जो क्या करती है, लोगों से पैसा कलेक्ट करती है, यानी कि लोगों के पास अपने जो सेविंग्स होते हैं ना, वो लोग अपने सेविंग्स को बैंक में रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिपॉजिट, एंड इन ऑर्डर टू लैंड देम, लैंड का मतलब होता है लोन देना। अच्छा, सीधी सी बात है, बैंक के पास जो पैसा आता है क्या बैंक अपने पास रखती है? नहीं, उस पैसे को क्या करती है, वो लोन के फॉर्म में देती है दूसरे लोगों को जिनको पैसों की जरूरत होती है, विद द कंडीशन टू रिटर्न इट एट द एंड ऑफ फिक्स टर्म, यानी कि जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है, जैसे मान लो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था, मैंने बैंक में जमा करवाया, तो उसका एक फिक्स टर्म भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने एफडी करवाई, तो एक फिक्स टर्म तक वो पैसा बैंक में रहेगा, फिर मेरे को वापस मिल जाएगा, या तो फिर व्हेन एवर इट इज डिमांडेड, यानी कि जब मैं डिमांड करूंगा तब बैंक को पैसा मेरे को वापस देना पड़ेगा। आपको ना एक बढ़िया सा डायग्राम और एक्सप्लेनेशन देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखो, ये पर्सन है ए, ठीक है, और ये अपने बना देते हैं बैंक। देखो, ये जो बंदा है उसके पास कुछ सेविंग्स थे अपने, से फॉर एग्जांपल इसके पास पड़े थे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज इसके पास थे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि घर पे रखेगा तो उसको कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, तो उसने क्या किया, बैंक में जाकर के उसके पैसे को डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है, तो बैंक के पास कितने रुपए आए, 1 लाख रुपए आए ना, 1 लाख रुपीज। अब बैंक उस 1 लाख रुपए को क्या करेगी, वो किसी और पर्सन को, जैसे मान लो कि बी बंदा है, बी नाम का, उसको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है। ठीक है, जिसको लोन को हम लोग लैंड करना भी बोल सकते हैं। और कितने की लोन ली उसने, 1 लाख की। तो समझ आया क्या हुआ कि यहां से बैंक के पास जो पैसा आया, वो पैसा बैंक ने क्या कर दिया, बी को इन द फॉर्म ऑफ लोन दे दिया। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। और एक और कंडीशन इसमें ये है कि यहाँ पे पैसा किसका है, ए का था, ये तो बैंक को सिर्फ संभालने को दिया था। ठीक है, और उसको आगे लोन वगैरह देना है तो उसके लिए दिया था। अब मान लो ए को कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई या कोई और रीजन के लिए जरूरत पड़ गई, तो वो जब चाहे तब बैंक से पैसा निकाल सकता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है बैंक से जब चाहे तब। उसने जो 1 लाख रुपए थे ना, क्योंकि वो पैसा उसका था, बस खाली बैंक उसको संभाल रहा था, तो वो पैसा वो जब चाहे तब निकाल सकता है। बोलो क्लियर हो गया। या तो वो फिक्स टर्म के अंदर, फिक्स टर्म मतलब एक बोलते हैं ना 1 साल 2 साल फिक्स टाइम होता है, उसमें निकाल सकता है, या तो फिर इमरजेंसी में उसको जरूरत पड़ गई तो निकाल सकता है। बोलो क्लियर हुआ। अब इसका मीनिंग पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कलेक्ट करती है लोगों से डिपॉजिट, ए से डिपॉजिट कलेक्ट किए, इन ऑर्डर टू लैंड देम, मतलब कि जो बी था उसको लोन की जरूरत थी तो उसको लोन दे दी, विथ कंडीशन, ये कंडीशन के साथ कि जो फिक्स टर्म होगा, मतलब जैसे मान लो इसने 1 साल के लिए रखा है, 5 साल के लिए रखा है, तो 5 साल में उसको पैसा वापस मिल जाएगा, ए को विथ इंटरेस्ट, और व्हेन एवर इट इज डिमांडेड। और अगर मान लो बीच में उसको इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो वो उसमें बीच में भी पैसा निकाल सकता है। बोलो समझ में आ गया ना, डन। अब क्या देके रखा है आगे, द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंक। ये भी इजी मीनिंग है। ठीक है, पर आपको तो एग्जाम में ये वाला मीनिंग ही लिख के आना है, आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा मीनिंग क्या दिया है कि कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट जो बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हो ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा इसके फंक्शंस, और ये था 1 मार्क का क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ते हैं 5 मार्क का क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ बैंक। आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन देके रखा होगा। अगर आप लोग की स्कूल की एग्जाम में
ये टॉपिक आ रहा है, दैट मीन्स के 5 मार्क में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट टाइम भी टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। और ये बहुत बेसिक टॉपिक है जो आप लोग को पता होना चाहिए। देखो अभी 10th तक ना आप लोग बच्चे थे, बट अब आप 11th में आ गए हो, और एक कॉमर्स के स्टूडेंट होते हुए आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए फाइनेंस के रिलेटेड, और बैंकिंग सेक्टर एक फाइनेंस सेक्टर ही है, ठीक है। उसके लिए आपको सारी चीज पता होनी चाहिए, और मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फंक्शंस ऑफ बैंक क्या है? तो टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि काम क्या क्या होता है। तो एक तो लोगों के सेविंग्स होते हैं वो डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, पहली चीज। और दूसरी टू इन्वेस्ट और लैंड मनी। लैंड मतलब क्या होता है? लोन देना, कि बैंक उन पैसों को या तो इन्वेस्ट करती है या तो फिर लोन दे देती है। जैसे हमने देखा है यहाँ पे बी को पैसों की जरूरत थी तो बी को क्या कर दिया? लोन दे दिया। इसी तरह से बैंक काम करती है। तो ये दो बहुत बेसिक फंक्शन है जो हर बैंक करती है, बट आज के डेट में प्रेजेंट टाइम्स में बैंक और भी काफी सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। तो इसके अलावा बैंकिंग सर्विस जो है वो डेवलप हो चुकी है, और आज के डेट में काफी सारी वैरायटी ऑफ सर्विस देखने को मिलती है। और बैंकिंग के अंदर ना बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है सर्विसेज के अंदर जो भी बैंक ऑफर करती है। और आज की डेट में सारी बैंक का जो फोकस है ना वो क्या है? उनके कस्टमर्स, मतलब कि हर एक बैंक अपने कस्टमर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देती है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ बैंक। ये बहुत दिक्कत हो सकती है कि भाई बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, इतने सारे तो आपके इस बुक में नहीं है, मतलब कि कुछ ही लिमिटेड देके रखे, वो मैं आज आपको समझाऊंगा, ठीक है। और जो फंक्शन है मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है मेन फंक्शन और एक है सब्सिडरी फंक्शन। तो एग्जाम में 1 मार्क्स के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ बैंक। तो आपको याद रखना है देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ बैंक, नंबर 1 इज मेन फंक्शन एंड नंबर 2 इज सब्सिडरी फंक्शन। कितने हैं? मेन और सब्सिडरी, ठीक है। चलो समझते हैं। अब ना एक लिस्ट बना दी है हेड पॉइंट्स की, एक मेन फंक्शन है, एक सब्सिडरी फंक्शन है। मेन फंक्शन में 4 होते हैं, टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट, दूसरा है टू लैंड मनी, वापस कह रहा हूं लैंड मतलब क्या होता है? एक तरह से लोन देना, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। टू इन्वेस्ट मनी, टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ये 4 ना मेन है कि हर बैंक ये 4 फंक्शंस तो परफॉर्म कंपलसरी करती ही है, ठीक है। उसके अलावा सब्सिडरी फंक्शंस कौन से हैं? तो टू लुक आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द कस्टमर्स, टू डू ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, टू प्रोवाइड ड्राफ्ट सर्विस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक, to provide service as underwriter, to provide other related service such as ATM, डीमैट अकाउंट और सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। तो इस तरह से ये 7 है और ये 4 पॉइंट है, एक एक करके मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। हर एक का मीनिंग समझाता हूं। तो शुरुआत करते हैं मेन फंक्शन ऑफ बैंक से, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? टू एक्सेप्ट और कलेक्ट डिपॉजिट। देखो बैंक जो है ना वो क्या करती है? लोगों के पास जो सरप्लस पैसा पड़ा होता है, जैसे मैंने बताया कि एक ए करके बंदा था, उसके पास 1 लाख एक्स्ट्रा थे, तो उसने क्या किया? बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिया। तो लोगों के जो सरप्लस पैसे होते हैं वो बैंक क्या करती है? एक्सेप्ट करती है एज अ डिपॉजिट, और बैंक उनको सामने पे करती है इंटरेस्ट। वापिस एक एग्जाम्पल दे देता हूं, देखो वही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। ये ए बंदा था, उसके पास कितने रुपए थे? 1 लाख रुपए थे। तो वो 1 लाख रुपए को 1 लाख रुपीस को क्या करता है? बैंक के अंदर डिपॉजिट करता है। सरप्लस पड़े थे, उसको उस पैसों का कुछ काम था नहीं, तो वो बैंक के अंदर जा करके वो 1 लाख रुपए क्या करता है? डिपॉजिट करता है। इसको हम लोग इस वर्ड को याद रखना, खाली देता नहीं है, इसको बोलते हैं डिपॉजिट करना, ठीक है। अब 1 लाख रुपए उसने जमा करवाए तो बैंक उसके ऊपर क्या पे करती है? उसको इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब अलग अलग टाइप्स के अकाउंट में अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ब्याज हम लोग बोल सकते हैं, इंटरेस्ट बोल सकते हैं, जो उसको बैंक प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। एंड द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक इज टू मेंटेन ट्रस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर। और हर एक बैंक की बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एक का ट्रस्ट बनाए रखे, जिससे वो पैसा ना निकाल रहे बैंक में रखे, ठीक है। क्योंकि देखो एक अब बैंक को 1 लाख रुपए देगा, जब उसको भरोसा होगा तब ना, तो ये भरोसा मेंटेन करने का काम किसका है? बैंक का है। सो बैंक एक्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एज पर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अलग अलग तरह के अकाउंट्स पे अलग अलग इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। जैसे बैंक के ना टोटल 4 टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के, वो अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कितने अकाउंट्स होते हैं, बट याद रखना 4 मेन टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के। एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट, तीसरा होता है फिक्स्ड टर्म अकाउंट और चौथा होता है रिकरिंग अकाउंट। और पता है आपको हर बैंक अलग अलग इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है अलग अलग अकाउंट्स के ऊपर। बोलो क्लियर हो गया? तो यहाँ पे यही देके रखा है कि डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे ए है, अगर वो सेविंग अकाउंट ओपन करवाता है तो 3.5 से 4% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो एफडी में पैसा डालता है यानी कि फिक्स्ड टर्म अकाउंट में पैसा डालता है तो उसको 7% तक इंटरेस्ट मिलता है। तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट जो है वो दिया जाता है अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट पे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, टू लेंड मनी। अच्छा, लेंड मतलब क्या होता है? एक तरह से बैंक के पास जो पैसा आया है ना डिपॉजिट में, जैसे ए बंदे का अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसमें ए पर्सन का पैसा आया था 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए क्या करेगी आगे? लोन दे देगी, जिसको क्या बोलते हैं? लेंड करना बोलते हैं। ठीक है, द बैंक लेंड मनी टू द बोरोवर्स। अब मान लो जो बोरोवर मतलब कौन? मेरे एग्जाम्पल में जो ए था वो डिपोजिटर था, इसको डिपोजिटर कहेंगे। और वो जो पैसा किया उसने वो डिपोजिट किया बैंक में। और बी बंदा है वो कौन होगा? बोरोवर होगा, क्योंकि वो बैंक से पैसा क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है। ठीक है, तो बी है वो बोरोवर है। ठीक है, तो बैंक के पास जो भी अलग अलग अकाउंट से पैसा आया था वो किसको दिया है? बी को, जो कि बोरोवर है। ठीक है, उसको पैसा चाहिए था तो बैंक से उसने पैसा लिया इन द फॉर्म ऑफ लोन। बैंक लेंड्स मनी टू द नीडी पीपल। जैसे बी है वो नीडी पीपल है, उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन देगी। से फॉर एग्जांपल इसको ना 12% इंटरेस्ट पे लोन दिया। कितने परसेंट? 12% इंटरेस्ट पे लोन दिया। और जिसने डिपॉजिट किया था उसको क्या करेंगे? कम इंटरेस्ट पे देंगे। उसको कितना परसेंट दे रही है? 4%। समझे? बी से ले रही है 12%, 4% दे रही है ए को। तो बीच में बैंक का क्या बनेगा? प्रॉफिट बनेगा ना, सीधी सी बात है, क्योंकि सामने से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है जिसको लोन दिए उसको, और जिसने डिपॉजिट किया उसको कम इंटरेस्ट दे रही है, तो बैंक का होता है प्रॉफिट। और ये चीज भी याद रखना, अपने यहाँ पे जितनी भी बैंक है ना, कोई सेवा करने नहीं बैठे, सभी लोग प्रॉफिट के लिए चलते हैं। हर एक कमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए ही चलती है। ठीक है, और जो डिफरेंस था इसमें वो क्या हुआ? उसका प्रॉफिट हो गया। कितना होगा? देखो 12 महीने से 8% बैंक का इनकम हुई, 8%। ठीक है, पर अलग अलग इंटरेस्ट होता है। मान लो इसका एफडी है तो 7% होगा। ठीक है, और सामने उसको 12% चार्ज करो, यहाँ पे 7%, तो उसको ज्यादा नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ 5% मिलेगा। तो प्रॉफिट बदलता रहता है। पर इन शॉर्ट ये याद रखना कि इनको कम देते हैं और सामने ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। डन? चलो, अब बैंक जो है वो पैसा 2 तरीके से लैंड करती है, देती है। ठीक है, कौन से 2 तरीके? एक, नंबर 1 थ्रू अ लोन, और नंबर 2 है थ्रू कैश क्रेडिट। ठीक है, लोन वाला मैं आपको समझाता हूं क्या है। सबसे पहले थ्रू अ लोन। बैंक प्रोवाइड्स लोन आइदर फॉर अ लॉन्ग टर्म और फॉर अ शॉर्ट टर्म। बैंक जो है या तो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए लोन देती है, या तो फिर बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है। इन सम काइंड ऑफ लोन्स हाइपोथिकेशन इज नेसेसरी। सो व्हाट इज हाइपोथिकेशन? एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी अपना एग्जांपल था उसको ही मैं कंटिन्यू करता हूं। ये बैंक थी, ठीक है, और ये था पर्सन बी, और बी को जो है वो लोन दिया जा रहा है। ठीक है, बी को लोन दिया 1 लाख रुपए का। कितने का लोन दिया? 1 लाख का। पर आपको पता है, यहाँ पे 1 लाख लिख लेता हूं, पर आपको पता है बैंक जो है ना वो ऐसे ही लोन नहीं देती, बैंक हाइपोथिकेशन लेती है। मतलब कि इसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए का, जैसे मान लो इसके पास सोना था, गोल्ड था। ठीक है, तो इसने बैंक को 1 लाख रुपए का क्या दे दिया? गोल्ड दे दिया। या तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी मतलब कि दस्तावेज वगैरह होते हैं ना, कागजात प्रॉपर्टी के, वो दे दिए। मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, जिसको अपने कहते हैं हाइपोथिकेशन। तो बहुत सारी लोन्स पे ना हाइपोथिकेशन मांगती है बैंक, यानी कि आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्यों पता है? बैंक एज अ सिक्योरिटी लेती है। अगर मान लो बी बंदा पैसा 1 लाख रुपए वापस चुका नहीं पाया तो बैंक के पास वो 1 लाख का गोल्ड है ना, बेच के पैसा ला देगी। समझे? वो बैंक का हो जाएगा गोल्ड, तो बैंक 1 लाख रुपए आसानी से ला देगी मार्केट में उसको बेच के। तो इस वजह से हाइपोथिकेशन जरूरी हो गया आज की डेट में। और कोई कोई लोन पे हाइपोथिकेशन नहीं होता, पर बहुत कम चांसेस है, ज्यादातर बैंक हाइपोथिकेशन मांगती ही है। सच लोन्स आर प्रोवाइडेड आइदर टू बिजनेसमैन और एन इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियलिस्ट। किनको दिया जाता है ऐसे लोन? या तो बिजनेसमैन को, या नॉर्मल हमारे जैसे इंसान को, या तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता है। अगेंस्ट विच बैंक डिमांड्स फॉर गारंटी। और बैंक क्या डिमांड करता है? गारंटी। गारंटी मतलब सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, कि बैंक को कुछ ना कुछ क्या देना पड़ता है? सिक्योरिटी देनी पड़ती है, गारंटी देनी पड़ती है, हाइपोथिकेशन देना पड़ता है। इन शॉर्ट
गिरवी रखना पड़ता है बैंक के पास, ठीक है। एंड इन द प्रेजेंट टाइम होम लोन, आपको पता ही है अलग अलग तरह की लोन मिलती है, जैसे होम लोन मिलती है, कार लोन मिलती है, एजुकेशन लोन मिलती है, कैश क्रेडिट मिलता है, फिर मशीनरी लोन, किसी को मशीन खरीदनी है तो मशीन लोन मिलती है, गोल्ड लोन मिलती है, पर्सनल लोन मिलती है, अलग अलग लोन्स होती है। और इन सब पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। देखो दो तरीके से बैंक जो है पैसा लैंड करती है, देती है, या तो लोन के फॉर्म में देती है और दूसरा कौन से फॉर्म में देती है, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ओके, याद रखना लोन शॉर्ट टर्म के लिए भी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी है। अब हम लोग पढ़ते हैं ओवरड्राफ्ट के बारे में। ये जो वर्ड है ना, वो आप लोग ने अकाउंट्स के अंदर देखा होगा, ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ओवरड्राफ्ट है ना, वो कौन से अकाउंट से पॉसिबल है, करंट अकाउंट से। मतलब करंट अकाउंट जो भी बैंक में है किसी का, और जनरली करंट अकाउंट जो होता है ना, वो बिजनेसमैन ओपन करवाते हैं उनके बिजनेस के लिए, ठीक है। बिजनेस के नाम से भी करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन जो है वो, अगर मान लो बिजनेसमैन है या कोई इंडिविजुअल है, उसका करंट अकाउंट है, ठीक है, तो वो ज्यादा पैसे विड्रॉ कर सकता है जितना उसके अंदर बैलेंस है। से फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। ध्रुवल सर है। अब ध्रुवल सर का यूजीटी नाम से एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। XYZ बैंक के अंदर एक बैंक अकाउंट है जो कि करंट अकाउंट है, ठीक है। तो मेरा बैंक के अंदर पैसा कितना पड़ा था, मान लो कि मेरा पैसा पड़ा था 2 लाख रुपए, ठीक है, बैंक में। डन। अब मान लो कि मेरे को ना कोई थर्ड पार्टी को पेमेंट करना था, ठीक है, कोई किसी को मेरे को पेमेंट देना था, मैंने उससे कोई गुड्स खरीदा था, पर पेमेंट जो देना था, मान लो मेरे को देना था एक Z पर्सन को, ठीक है, और मेरे को उसको पेमेंट देना था 2,20,000, कितना, 2,20,000। बैलेंस कितना पड़ा है बैंक में, 2 लाख। देना कितना है, 2,20,000, ठीक है। तो बैलेंस से मैं ज्यादा अगर पे करता हूं, मैं बैंक को बोल देता हूं कि आप ऐसा करो 2,20,000 इसको दे दो, ठीक है। तो बैंक ने क्या कर दिया, पे कर दिया। मतलब मैं दे दो, मतलब कि ऐसा नहीं कि बैंक देने जाएगी, मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूं, ठीक है। तो बैंक के थ्रू मैंने कितना पे किया, 2,20,000। तो एक्स्ट्रा कितना गया, एक्स्ट्रा गया 2 लाख रुपए, 20,000 रुपए ना। तो ये जो 20,000 रुपए है वो क्या हुआ, वो हुआ ओवरड्राफ्ट। क्लियर हो गया। मतलब आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा अगर आप निकाल लेते हो, या तो आप किसी को पे कर देते हो या मैं निकाल लेता हूं, तो उसको ही कहते हैं ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि 2 लाख जमा किए 10 लाख निकाल दिए, ऐसा नहीं होता, एक लिमिट होती है। जैसे 2 लाख है तो मेरी लिमिट है 50,000 की, तो मैं एक्स्ट्रा 50,000 तक ही निकाल सकता हूं, उससे ज्यादा निकाल सकता नहीं हूं। तो ओवरड्राफ्ट की एक प्री डिटरमाइंड लिमिट होती है, और जनरली ओवरड्राफ्ट ना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। क्या पता मैं दोपहर तक वो 20,000 रुपए बैंक को वापस लौटा दूं, सुबह ट्रांजैक्शन किया, दोपहर तक लौटा दिया, या तो 2 दिन के बाद लौटाया, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। और उसको ही हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जो ड्यूरेशन है ओवरड्राफ्ट का वो कैसा है, शॉर्ट होता है, फिक्स नहीं होता, ये चीज याद रखना, ठीक है। फिक्स नहीं होता, हम लिमिट फिक्स होती है कि मैं कितना पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकता हूं, उसकी लिमिट फिक्स होती है, बट टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, उसी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बट अगर सेम सिचुएशन में अगर टाइम पीरियड फिक्स हो, मतलब उसका ड्यूरेशन फिक्स हो, तो उसको कहते हैं कैश क्रेडिट। ये दोनों का डिफरेंस मैं आपको बहुत क्लियरली समझा रहा हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इन दोनों में फर्क क्या है। तो ओवरड्राफ्ट होता है, उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, मेरे पास जैसी अवेलेबिलिटी होगी, वो 20,000 एक्स्ट्रा निकाला है ना, वो मैं तुरंत दे दूंगा। पर कैश क्रेडिट में ड्यूरेशन होता है कि मैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कितने दिन के लिए निकाल रहा हूं ना, वो टाइम पीरियड कैसा है, फिक्स है, प्री डिटरमाइंड है, ठीक है, पहले से बैंक ने डिसाइड करके रखा हुआ है, और उसको ही क्या कहते हैं, कैश क्रेडिट कहते हैं। क्लियर, डन, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, टू इन्वेस्ट। देखो सीधी सी बात है, एक बाजू बैंक के पास पैसा आया डिपॉजिट होल्डर मतलब डिपॉजिट के थ्रू, और दूसरी बाजू बैंक ने लोन दी या कैश क्रेडिट दिया, ओवरड्राफ्ट दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, बैंक को अगर किसी को लोन नहीं देनी है तो बैंक कहीं और क्या करती है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। तो कैसे इन्वेस्ट करती है वो समझते हैं। बैंक कैन नॉट गेट बेनिफिट इफ इट इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट। बैंक को कभी भी बेनिफिट नहीं मिलता जब तक वो पैसों को इन्वेस्ट नहीं करती, या तो फिर पैसों को लोन के फॉर्म में नहीं दे देती, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हर बैंक है वो क्या करती है, उसके पास जो भी पैसा आता है उसको लोन देती है, या तो फिर उस पैसे को यूज करती है किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ बैंक इज टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट
एट सम सिक्योर प्लेस। हाँ, बैंक क्या करती है, कुछ सिक्योर प्लेस पे, सेफ्टी प्लेस पे उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है विद प्रॉपर कैलकुलेशंस कि उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, वो प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ पैसों को इन्वेस्ट कर देती है। द बैंक हैज टू इन्वेस्ट सम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ आरबीआई। अच्छा, ये आरबीआई बार बार आ रहा है, तो आरबीआई है कौन, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अपनी कंट्री में जितनी भी बैंक है ना, उन सबको रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है आरबीआई। मतलब ये सबसे सुप्रीम बैंक है, ऐसा समझ लो। सुप्रीम मतलब क्या होता है कि जितनी भी बैंक है, अगर कोई गलत काम कर रही है, कुछ भी, मतलब पूरे बैंक का जिम्मा लेके बैठी है आरबीआई। जितनी भी बैंक है, मान लो 1000, 2000, 3000 जितनी भी बैंक है, सारी बैंक पे नजर रखती है आरबीआई। मैं ब्रांचेस की बात कर रहा था, ऐसे बैंक इतनी नहीं है, वो 100 के अंदर ही होगी, 50-100 के बीच में ही होगी, ठीक है। तो आरबीआई जितनी भी बैंक है ना, उन सब पे नजर रखती है, ठीक है। इसलिए आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन हर बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेगी तो बैंक के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बोला है, एक रूल बताया आरबीआई ने, और वो क्या बताया कि बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, या तो गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटी है, जैसे ट्रेजरी बिल है या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, काफी सारे होते हैं, बट ट्रेजरी बिल एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुआ, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए। उसमें क्या करना पड़ता है, आरबीआई के हिसाब से हर बैंक को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट लो होता है, कम होता है। तो बैंक क्यों करेगी, आरबीआई का रूल है, करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा रूल क्यों बनाया है मैं बताता हूं। ये रूल इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है बैंक के लिए, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, बैंक को ना बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, इंस्टेंट कैश, बैंक के पास सब पैसा खाली हो गया और बैंक को पैसों की जरूरत है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो उसने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया है ना, वो इमरजेंसी सिचुएशन में उस पैसे को क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। कोई और जगह किया होता तो नहीं मिलता, पर अगर मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया है तो तुरंत उसको मिल जाएगा पैसा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हैंडल आरबीआई खुद करती है, तो आरबीआई को सिक्योरिटीज बेच के पैसा ला सकती है। दैट्स व्हाई इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत पैसा मिल सकता है, या तो कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन के अंदर, ठीक है। फिर है, अब बैंक मेजरली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इन अदर फाइनेंशियल कैपेबल यूनिट्स। बैंक जो है वो मेजरली इन्वेस्ट करती है या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, या तो फिर कोई भी बेस्ट अच्छी कैपेबल यूनिट्स में। अच्छी कैपेबल मतलब अच्छे बिजनेसेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, मतलब सब कैलकुलेशंस करके ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बोलो क्लियर हो गया। तो तीसरा पढ़ा मेन फंक्शन में हमने टू इन्वेस्ट, और चौथा है टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है वो समझा देता हूं मैं आपको। देखो, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक के लिए कि इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे। आपको पता है कभी कभी बैंक को शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाती है, 24 घंटे से कम टाइम के लिए शॉर्टेज है, पैसा है ही नहीं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इमरजेंसी में पैसा चाहिए, ठीक है। तो उसके पास एक ऑप्शन होता है इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बीओबी है, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपने एसबीआई का। अब बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, उसके पास पैसा खाली हो गया है, मतलब आ भी जाएगा पर एक 24 घंटे के लिए उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, सब पैसा चला गया है। तो क्या होगा, एक बैंक दूसरी बैंक को पैसा देगी, एसबीआई के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है जो उसके यूज में नहीं आ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा किसको दे दिया, बीओबी को दे दिया। हम ऐसा कहेंगे, इसको इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं, पर याद रखना कि एसबीआई बीओबी को पैसा दे देगी, पर पता है आपको सीधा नहीं दे सकती, बीच में कोई मीडिएटर के थ्रू ही देगी, और दोनों पार्टीज को पता नहीं होगा। जैसे बीओबी को पैसा चाहिए तो उसको पता नहीं होगा कि कौन सी बैंक से मिल रहा है, और एसबीआई को यह पता नहीं होगा कि वो किस बैंक को दे रही है, मतलब मीडिएटर होता है इसमें, ठीक है। वो अभी आगे डिटेल में समझाता हूं। एट दिस टाइम अनयूज्ड मनी इन अ बैंक प्रोवाइडेड टू द नीडी बैंक। यहाँ पे नीडी बैंक कौन थी, बीओबी, और जो एडिशनल पैसा पड़ा था वो किसके पास था, एसबीआई के पास। दिस अरेंजमेंट इज मेड बाय एन एजेंसी अपॉइंटेड बाय आरबीआई। मतलब इसके बीच में कौन होती है, एक एजेंसी होती है, ठीक है। हर्षद मेहता का स्कैम सुना ही होगा, ठीक है, वो इधर ऐसा ही था कुछ, ठीक है। तो एजेंसी का काम करता था हर्षद मेहता, पर याद रखना यहाँ पे बीच में एक एजेंसी होती है, एजेंसी इन दोनों के कांटेक्ट में बनी रहती है, समझे। बीच में मीडिएटर होता है और उस एजेंसी को कौन अपॉइंट करता है,
उस एजेंसी को अपॉइंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग और बोरोइंग मनी इज कंप्लीटेड थ्रू द सेंट्रल बैंक। और यहाँ पे जो पैसा लेना है देना है वो सारी चीज किसके थ्रू पॉसिबल हो पाती है? सेंट्रल बैंक के थ्रू, ठीक है। सेंट्रल बैंक यानी कौन? आरबीआई। हर कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है और उस जैसे अपनी कंट्री की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल बैंक कहा जाता है, शायद आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या देके रखा है? टू लेंडर और द बोरोवर। यहाँ पे दो लोग हुए। यहाँ पे लेंडर कौन है? लेंडर मतलब जो पैसा दे रहा है। कौन दे रहा था? एसबीआई। बोरोवर कौन हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो जो लेंडर और बोरोवर है ना, ठीक है, डज नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। पहले ही कहा ये दोनों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में मीडिएटर एक एजेंसी है जो आरबीआई ने अपॉइंट करी हुई है, ठीक है। एंड थस व्हेन बैंक गेट्स द डिमांडेड अमाउंट इंस्टेंटली इट इज कॉल्ड कॉल मनी। ये भी याद रखना कि जब बीओबी को तुरंत पैसा मिल गया जरूरत पड़ने पे, तो उसको उस पैसे को हम लोग क्या कहेंगे? वो जो लोन लिए ना, लोन नहीं कहेंगे, इसका एक नाम है, इसको कहा जाता है कॉल मनी। क्या कहते हैं? कॉल मनी। और उस पे बीओबी इंटरेस्ट भी तो देगी एसबीआई को, ठीक है। ऐसे ही पैसा थोड़ी देगी एसबीआई, बीओबी एसबीआई को इंटरेस्ट देगी। तो जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको बोला जाएगा कॉल मनी रेट। क्या कहा जाएगा? कॉल मनी रेट। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से दो बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और जो इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया जाता है, ठीक है, वो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे अलग अलग इंटरेस्ट होता है। उस इंटरेस्ट को कहते हैं कॉल मनी रेट। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से अपने ने 4 फंक्शंस पढ़े, मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ऐसे तो फंक्शन 2 ही है, मेन और सब्सिडरी, बट मेन फंक्शन में 4 पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं सब्सिडरी फंक्शन की तरफ। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो तो हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया बैच लॉन्च की है। इस बैच का नाम है नीव बैच, जहां पे आपके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाएंगे। जैसे अभी पढ़ा रहा हूं वैसे ही बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे, जहां पे 4 सब्जेक्ट्स कवर होंगे, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, जिसमें हम लोग एवरी डे लाइव क्लास भी पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट होगा, 24/7 डाउट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हो जिसकी प्राइस 2999 है, कैसे ज्वाइन करना है इस बैच में? तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट करके नाम है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugT.co.in, ठीक है। वहां पे कोर्सेज अवेलेबल है, वहां जाके भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा नंबर है 7202012221। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग हमारे बैच में ज्वाइन हो जाए, जहां पे हमारी ये पूरी टीम है। कल्पेश सर जो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं आपको इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, हेमल सर जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे और सारे के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। कल्पेश सर का एक्सपीरियंस 30 ईयर्स, हेमल सर का एक्सपीरियंस 22 ईयर्स, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 9 ईयर्स है। तो इस तरह से अलग अलग फैकल्टीज का बेस्ट एक्सपीरियंस है। आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए हमारी इस बैच में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है अपना सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ बैंक। तो देखो सब्सिडरी फंक्शंस जो थे उसमें सबसे पहला है टू लुक आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द कस्टमर्स। अब देखो जनरली 2 तरह के बैंक के कस्टमर्स होता है, एक होता है डिपोजिटर्स जिससे बैंक पैसा लेती है, और दूसरे होता है बोरोवर्स जिसको पैसा बैंक देती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है। 2 तरह के कस्टमर्स होते हैं। तो इन कस्टमर्स के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना वो किसके थ्रू होता है? बैंक के थ्रू। व्हेन अ कस्टमर राइट्स अ चेक इन फेवर ऑफ अदर पर्सन देन द मनी इज पेड टू दैट पर्सन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु रिटर्न द चेक। एग्जाम्पल देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहां पे दे? यहां पे दे देते हैं। चलो, एक पर्सन है, इसमें अपना एग्जाम्पल लेते हैं सी, ठीक है। उसको ना पेमेंट करना है। आपके पेरेंट्स ने या आपने कभी ना कभी चेक देखा होगा, शायद आपकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, या कभी ना कभी आपने पे किया होगा बैंक के थ्रू, ठीक है। तो अब बैंक क्या करती है? हर बैंक अपने डिपॉजिट होल्डर्स को चेकबुक देती है, ठीक है। चेकबुक मतलब एक चेक होता है, अभी मेरे पास है नहीं, बाकी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता। तो चेकबुक होती है, चेकबुक देती है, उसमें अलग अलग चेक होता है, ठीक है। तो अब सी को पेमेंट किसको करना है? डी को। तो सी क्या करेगा? उस एक चेक बनाएगा, उसके पास होता ही है, सब कुछ रेडी होता है, उसमें अमाउंट लिखेगा, अपनी सिग्नेचर करेगा, ठीक है। और वो चेक को वो किसको दे देगा? डी को। समझ गए? अब डी जो है वो अपनी बैंक में जाएगा, ठीक है।
अपनी बैंक में जाकर के वो चेक को क्या करेगा, डिपॉजिट करवा देगा। और उस चेक पे इसका डी का नाम भी लिखा होगा, यहाँ पे लिख लेता हूं, जैसे डी का नाम चेक पे लिखा होगा और वो डी को चेक दे दिया। अब चेक डी जाके डिपॉजिट करवा रहा है उसकी बैंक में, तो क्या होगा, जो सी की बैंक है वो सी के अकाउंट में से काट के डी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी। बोलो समझ आया ना। तो चेक किसका था, सी का, पेमेंट करना था डी को, तो सी ने सीधा चेक दिया डी को, डी ने अपनी बैंक में जाके जमा करवाया और सी के अकाउंट से पैसा कट के किसकी बैंक में चला गया, डी की बैंक में चला गया। तो यही काम होता है चेक का। और ये देख सकते हो आप लोग कि बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करती है चेक की, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब एक कस्टमर मतलब सी जो दूसरे कस्टमर के नाम पे चेक बनाता है और उसको पैसा पे करना होता है, तो बैंक जो है वो सी के बिहाफ में डी के अकाउंट में पैसा दे देती है। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब क्या देके रखा है, इन द सेम वे व्हेन अ पर्सन रिसीव अ चेक, सेम सिचुएशन है कि अगर कोई चेक लेता है तो दूसरे पर्सन से, तो बैंक जो है, जैसे मान लो मेरे को पेमेंट मिला, कोई बच्चे ने अपनी ट्यूशन फीस दी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो मैं अपनी बैंक में जाऊंगा और मेरी बैंक सामने वाले की बैंक से पैसा काट के मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर देगी, ठीक है। और यहाँ पे उस पे नाम वगैरह लिखा होता है, सब कुछ होता है। मतलब ऐसा समझ लो कि मेरे बिहाफ में मेरी बैंक काम कर रही है, ठीक है। बस मेरा काम क्या है, जाके चेक डिपॉजिट करवाना, क्लियर। एंड इन प्रेजेंट टाइम्स अ बैंक परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स के बिहाफ में और भी काफी सारे टास्क परफॉर्म करती है बैंक, जैसे कि पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना, फोन बिल का पेमेंट करना, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना है, या तो पैसा ट्रांसफर करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वो सारी चीज पॉसिबल हो सकती है बैंक अकाउंट के थ्रू। बोलो क्लियर हो गया। चलो दूसरा देखते हैं, नंबर 2, टू डू ट्रांजैक्शंस एसोसिएटेड विद फॉरेन एक्सचेंज। देखो आज के दिन में ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से बढ़ते बढ़ते बैंक का कंपलसरी होना जरूरी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो आप जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो आप फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, फॉरेन कंट्री के कोई ट्रेडर के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको चाहिए होती है फॉरेन करेंसी, जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज क्या मैं घर पे बनाऊंगा, नहीं, मेरे को कहां से मिलेगी, मेरे को मिलेगी बैंक से। तो बैंक विच हैज ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, और बैंक क्या करेगी, अब बैंक के पास भी अथॉरिटी नहीं है कि वो डॉलर्स या जो भी है कंट्री की करेंसी, दिरहम है, डॉलर्स है, पाउंड है, वो रखे, वो परमिशन लेती है किससे, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी कौन, आरबीआई। तो जो बैंक है, हमारी बैंक, जैसे मेरी बैंक है, मैं मान लो एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरे को पेमेंट करना है, तो मैं पेमेंट रुपीस में तो कर नहीं सकता, मैं करूंगा डॉलर्स के अंदर, ठीक है। तो डॉलर्स के अंदर पेमेंट करना है तो फिर परमिशन लेगी किससे, सेंट्रल बैंक आरबीआई से, कि ये टास्क परफॉर्म करना है, वहां से अप्रूवल मिलेगा, तब जाके मेरे अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज आएंगे, डॉलर्स आएंगे, और फिर मैं जाकर के आसानी से पेमेंट कर सकता हूं और आसानी से फॉरेन ट्रेड हो सकता है। तो बैंक आज की डेट में कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस करने हो, फॉरेन एक्सचेंज करना हो, तो बैंक इस टाइप की सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जो कि कौन सी सर्विस है, या तो सब्सिडरी फंक्शन है, ठीक है, सब्सिडरी फंक्शन के अंदर ये आता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट। भाई ये तो सबसे बढ़िया चीज है, आपको स्कूल के अंदर ना कोई भी टीचर इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो अगर ये वीडियो देखा है ना तो आप अपने दोस्त को जाकर के भी एक्सप्लेन कर दोगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, ठीक है। 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं इसका मीनिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या होता है मतलब। अब देखो जनरली ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो कब यूज किया जाता है, जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, यानी कि आप फॉरेन कंट्रीज के साथ जब ट्रेड करते हो, फॉरेन ट्रेडर के साथ ट्रेड करते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में यूज किया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। सो व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, एग्जांपल देता हूं। देखो मान लो कि मैं एक्सपोर्टर हूं, ध्रुवल सर जो है वो एक्सपोर्टर है, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी दूसरी कंट्री के अंदर बेच रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 मिनट, हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स भेजूंगा। अब मान लो कि दूसरी कंट्री में कोई पर्सन है जिसका नाम है मार्शल करके है, ठीक है, मैं मार्शल को गुड्स जो है वो बेच रहा हूं, ठीक है, मैं पता है सीधा सीधा जो गुड्स है वो किसके, शिप के थ्रू बेचता हूं, ठीक है। तो अब सिचुएशन में, अब मार्शल जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का है, मैं इंडिया का हूं और ये ऑस्ट्रेलिया का है, तो क्या उससे पेमेंट लेने में ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा,
जितना कमाए नहीं उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाएगा पेमेंट लेने जाने के लिए। तो इसमें अब मैं रखूंगा बीच में बैंक को, ठीक है। अब बैंक को कैसे रखूंगा, मैं मार्शल को बोलूंगा एक काम कर मार्शल भैया, आप मेरे को ना लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है वो समझाता हूं। अब मार्शल क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट उसको अपनी बैंक से ही मिलेगा, उसकी कोई भी बैंक हो, ठीक है, उसकी XYZ बैंक है, ठीक है। अब XYZ बैंक के पास वो गया, उसने जाके बोला मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट दो। बोले कितने का चाहिए, तो बोले मेरे को 10 लाख का लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। कितने का, 10 लाख का। बैंक बोले ठीक है, हम तुमको लेटर ऑफ क्रेडिट दे देते हैं। ऐसे ही बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देती। मार्शल को 10 लाख रुपए या डॉलर, उसकी कंट्री में जो भी चलता है, पर वैल्यू अपने 10 लाख रुपए होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 लाख रुपए जितना उसने पेमेंट कर दिया बैंक को, बैंक ने पेमेंट ले लिया, और अब जाके उसको क्या मिलेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा। सो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट ना एक डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। उस पे अमाउंट लिखी होती है, उस पे जो रिसीवर है उसका नाम लिखा होता है, ध्रुवल सर का नाम लिखा होगा, ठीक है। तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट में हर एक चीज होती है, इवन डेट भी लिखी होती है कि कौन सी डेट को मैं अपनी बैंक से पैसा निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट किसने ले लिया, मार्शल ने। और लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे ही नहीं मिलता, सामने मार्शल को पेमेंट करना पड़ा होगा, ठीक है। जितना भी 10 लाख रुपए उसका पेमेंट किया होगा, और तब जाके 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपीस का लेटर ऑफ क्रेडिट मार्शल को मिला। अब मार्शल क्या करेगा, मेरे से कुरियर के थ्रू या अलग अलग मीडियम के थ्रू मेरे से क्या भिजवा देगा, वो लेटर ऑफ क्रेडिट भिजवा देगा। तो मेरे पास, मेरे हाथ में आ गया लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट की जो भी डेट आती है, जो भी टाइम होता है, उस डेट पे मैं जाता हूं अपनी बैंक में, ठीक है। मैं गया मेरी बैंक में, और मेरी बैंक में जाकर के, ये अपनी इंडियन बैंक है, मान लो SBI है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, उसमें जाकर के मैंने क्या किया, वो लेटर ऑफ क्रेडिट को दिया, ठीक है। अब बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट दिया, मेरी बैंक को पैसा मिल गया लेटर ऑफ क्रेडिट, तो वो उसकी बैंक से सीधा पेमेंट कहां हो जाएगा, मेरी बैंक में। तो क्या मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा क्या, नहीं, सीधा सीधा लेटर ऑफ क्रेडिट से हो गया। और सीधी सी बात है, लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया मेरे पास, मतलब मेरे पास पैसा आ गया, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट इसको ऐसे ही नहीं मिला होगा, उसकी बैंक के पास ऑलरेडी उसका पैसा कट के आ गया है। 10 लाख रुपए पे किए होंगे तब उसको दिया होगा, तो इसकी बैंक के पास तो 10 लाख रुपए पड़े ही है। बस उसकी डेट आने पे मैं मेरी बैंक में जाऊंगा, इस लेटर ऑफ क्रेडिट को जमा कराऊंगा, सबमिट करवाऊंगा, और वहां वो वाली XYZ बैंक से मेरी बैंक क्या करेगी, सीधा पैसा ले लेगी। तो ना लेटर ऑफ क्रेडिट एक सिक्योर मीडियम होता है उन लोगों के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो देखो मेरा गुड्स भी पहुंच गया उसके पास, और उसके पास से मेरे को पेमेंट भी मिल गया, ठीक है। मेरा पेमेंट किसके थ्रू आ रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू आ रहा है, जो सीधी उसकी बैंक मेरी बैंक को ट्रांसफर कर देगी। बोलो क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अब हम लोग इसकी थियरी देख लेते हैं, कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या देके रखा है। देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ लेटर रिटन बाय वन बैंक एड्रेस टू द अनदर बैंक। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको एग्जांपल कि यहाँ पे पर्सन जो था मार्शल था, वो मेरे को सीधी मेरी बैंक में ट्रांसफर करा लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। तो एक बैंक दूसरी बैंक को एड्रेस करती है, तब बैंक एंश्योर्स द पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट एट अ सर्टेन टाइम बाय अ पर्सन मेंशन्ड इन दिस लेटर। यानी आपको पता ही है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक्चुअली में ना सब कुछ बंद हो गया था, लाइट चली गई थी, दैट्स व्हाई ये सारा एग्जांपल चला गया है, ठीक है। अब लाइट आ गई है तो मैं वापस वही चीज बट बना नहीं रहा, पर आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो पीछे जाकर के आप एग्जांपल को देख सकते हो, ठीक है। तो अब होता है ऐसा है कि जो बैंक है ना, वो एश्योर करती है कि पेमेंट जो है वो एक अमाउंट का मिल जाएगा, मार्शल की बैंक मेरी बैंक तक वो लेटर ऑफ पेमेंट जो है वो मिल जाएगा, और उसमें साफ साफ मेरी बैंक का नाम भी लिखा होगा SBI करके, और मेरा नाम भी लिखा होगा लेटर ऑफ क्रेडिट में। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। आगे बात करते हैं, द बैंक कलेक्ट सर्टेन डिपॉजिट फ्रॉम द रिस्पेक्टेड पर्सन बिफोर इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब मार्शल की बैंक ने ऑलरेडी पैसा कलेक्ट कर लिया है मार्शल से, ठीक है, तब जाके उसको क्या दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया, और बैंक गेट्स गारंटी ऑफ द सेम अमाउंट। और बैंक गारंटी देती है कि वो पैसा बैंक के पास आ गया है, तो वो सामने जो रिसीवर है उसको पैसा पहुंच जाएगा। The amount mentioned in the letter of credit is paid at a fixed time। अब मैंने नहीं बताया उसमें डेट लिखी होती है, एक फिक्स टाइम पे ही वो पैसा मेरे को पहुंचेगा। टू द पर्सन whom बैंक हैज टू बी एंश्योर्ड फॉर द सेम। मतलब उस पे मेरी बैंक का नाम भी लिखा है, डेट भी लिखी हुई है। जैसे आपको पता है चेक कैसा होता है, चेक के अंदर पर्सन का नाम होता है, डेट होती है, वैसे ही यहाँ पे हर एक चीज लिखी होती है लेटर ऑफ क्रेडिट में। लेटर ऑफ क्रेडिट मेक्स द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ट्रस्टवर्दी। और लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैसा बन जाता है, ट्रस्टवर्दी बन जाता है। एंड बैंक्स अर्न मोर इनकम इन द फॉर्म ऑफ कमीशन
बाय ऑफरिंग द सर्विस। अब सीधी सी बात है, बैंक ऐसे मुफ्त में तो सेवा देगी नहीं। लेटर ऑफ क्रेडिट की बैंक क्या चार्ज करेगी? बैंक चार्ज करेगी कमीशन, और कमीशन के थ्रू वो बैंक पैसा कमाती है। ठीक है, तो ये एडिशनल सर्विस है लेटर ऑफ क्रेडिट की। बोलो क्लियर हो गया सभी लोग को लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, टू इशू ट्रैवलर्स चेक। अच्छा, ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि जो लोग ट्रैवल ज्यादा करते हैं ना, उनके लिए काम का है। ठीक है, क्या है? तो आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, बहुत घूमते हैं लोग। ठीक है, तो अब फॉरेन कंट्री में जाएंगे, अगर मैं मेरी कंट्री में हूँ, मेरी बैंक की ब्रांच जो है वो कोई भी जगह पे होगी अगर इंडिया में हूँ तो। बट अगर बात करूं मैं फॉरेन कंट्री में जाता हूं तो वहां पे इंडियन बैंक तो होगी नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि लोग जो है वो साथ में लेके जाते हैं ट्रैवलर्स चेक। पहले क्या होता था कि चोरी वगैरह हो जाती थी, फॉरेन कंट्रीज में भी हो जाता है, लूट फाट के ले जाएंगे। ठीक है, बट चेक होगा तो कोई नहीं ले जाएगा, कैश होगा तो कोई लूट सकता है मुझे, पर मैं अगर चेक लेके जा रहा हूं, चेक पे साइन नहीं किया है, कुछ नहीं लिखा है, तो कौन क्या लूट सकता है। ठीक है, तो पहले लोग क्या करते थे, ट्रैवलर्स चेक लेके जाते थे जिससे वो अपने आप को बचा सके। अगर मान लो उनका कैश खो गया, ठीक है, या तो चोरी हो गया उनके ट्रैवल करते वक्त दूसरी कंट्रीज में, या तो कंट्री के अंदर भी ये पॉसिबल है। ठीक है, बट ज्यादातर लोग यूज करते थे फॉरेन कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो ट्रैवलर्स चेक होल्डर होता था वो पैसा निकालता था कोई भी कंट्री के। जैसे मान लो मैं गया हूं स्विट्जरलैंड, ठीक है, मैं लेके गया ट्रैवलर्स चेक, तो स्विट्जरलैंड में कोई भी बैंक हो, जैसे स्विस बैंक है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कोई भी बैंक हो, वहां से मैं क्या कर सकता हूं, पैसा निकाल सकता हूं। खाली चेक पे साइन करूंगा, चेक पे साइन करके वहां पे चेक जमा करवाऊंगा और मेरे को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, उसको ही ट्रैवलर्स चेक कहते हैं। ठीक है, और फ्रॉम फॉरेन बैंक ब्रांच बाय असाइनिंग एज पर हिज स्पेसिमेन सिग्नेचर। बताया ना मैंने, जैसे मैं सिग्नेचर करूंगा उसके बाद दूंगा तब जाके मेरे को पैसा मिलेगा। एंड दिस चेक इज वेरी रिलायबल एंड ट्रांसफरेबल। ये बहुत रिलायबल माना जाता है, बहुत जेन्युइन माना जाता है और ट्रांसफरेबल है। मैं मान लो कोई उस कंट्री में कोई होटल वाला है, मेरे पास पैसा नहीं बचा, मैं ट्रैवलर्स चेक लिख के उस होटल वाले को मेरा जो रूम का पेमेंट है वो कर दूंगा। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल होता है। अब क्या हो गया है पता है, जब से एटीएम फैसिलिटी आ गई है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आ गया है, तब से लोगों ने ना ट्रैवलर्स चेक का यूज करना कम कर दिया है। बाकी पहले के टाइम पे तो बहुत ज्यादा यूज था ट्रैवलर चेक का। ठीक है, बट अब एटीएम कार्ड का ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 50 सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। अच्छा, ये डिमांड ड्राफ्ट ना चेक जैसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, वो मैं बता देता हूं क्या है। तो देखो, डिमांड ड्राफ्ट है ना, वो एक तरह से चेक ही है जो लिखा जाता है एक बैंक का दूसरी सेम बैंक की ब्रांच को, या तो फिर दूसरी बैंक, मतलब ऐसा समझ लो कि एक जो बैंक है वो अपनी ही किसी ब्रांच को फेवर करती है कि ये पेमेंट इस बंदे को दे देना। ठीक है, मतलब मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये मैं हूं मैं नहीं, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूं। ठीक है, ये मैं हूं और मेरे को पेमेंट करना है किसी पर्सन को। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो बी है, उसको पेमेंट करना है, तो उसने बोला कि मेरे को चाहिए डिमांड ड्राफ्ट। मैंने बोला सही है, ठीक है, मिल जाएगा। पर डिमांड ड्राफ्ट ना एक सिक्योर मीडियम होता है। क्यों सिक्योर मीडियम होता है वो बताता हूं मैं। अब देखो, मैं जाता हूं अपनी बैंक के पास, मैं अपनी बैंक को जाकर के बोलता हूं कि मेरे को एक डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। ठीक है, और बैंक बोलती है ठीक है, किसके नाम का चाहिए? तो मैंने बोला एक मेरे को बी के नाम का, चेक जैसा ही होता है कि मेरे को एक बी के नाम का डिमांड ड्राफ्ट दे दो। और कितनी अमाउंट का? बोले ये अमाउंट का। और उसकी बैंक जो है उसको उसका भी मेंशन कर देते हैं कि उसकी बैंक कौन सी है। फिर मैं उस डिमांड ड्राफ्ट को किसको पहुंचा देता हूँ? बी को। और मेरे को डिमांड ड्राफ्ट ऐसे ही नहीं मिलेगा, मेरे को पैसा देना पड़ेगा। जैसे वो डिमांड ड्राफ्ट है मान लो 50,000 का, ठीक है, तो 50,000 रुपए दिए, मेरे को मिल गया डिमांड ड्राफ्ट, और उसके ऊपर अमाउंट लिखी है, सामने वाले का नाम लिखा है, सामने वाले के बैंक का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब मेरी बैंक उसकी बैंक को एड्रेस कर रही है इस डिमांड ड्राफ्ट में। अब वो डिमांड ड्राफ्ट मेरे को मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, उस डिमांड ड्राफ्ट को बी को दूंगा। अब बी क्या करेगा, वो अपनी बैंक में जाएगा और अपनी बैंक में जा करके वो डिमांड ड्राफ्ट दे देगा, जिसको डीडीबी कहते हैं, और डिमांड ड्राफ्ट देते ही उसको क्या मिल जाएगा, उसका पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वो कैश में ले सकता है पेमेंट या बैंक में ट्रांसफर करवा सकता है, उसकी इच्छा, पर उसको पेमेंट मिल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? ये सिक्योर मीडियम क्यों है? क्योंकि मैंने पेमेंट किया ना, तब जाके मेरे को डिमांड ड्राफ्ट मिला। तो जब मैं बी को दूंगा वो डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, मैंने जब बी को वो डिमांड ड्राफ्ट दिया तो बी को एश्योरिटी हो गई कि मेरे को पेमेंट तो मिलने ही वाला है। क्यों? क्योंकि मेरी बैंक तक पहुंच चुका है, और जब वो अपनी बैंक में डिपॉजिट करवाएगा तो मेरी बैंक उसकी बैंक को सीधा पैसा दे देगी, और फिर वो पैसा किसको मिल जाएगा?
बी को मिल जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। चेक जैसा ही है, चेक में क्या होता है, पहले से पेमेंट नहीं किया होता, चेक में देखो बैलेंस नहीं होता ना, चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो मेरे खाते में बैलेंस नहीं है, मैंने बी को चेक दे दिया, ठीक है, मैंने 50,000 का चेक दे दिया, खाली बैलेंस था मेरा 10,000, तो बाउंस हो जाएगा चेक। पर मैंने अगर उसको डीडी दिया है, डिमांड ड्राफ्ट दिया है, दैट मीन्स कि उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही पैसा जमा करवा दिया होता है। बोलो समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया, अब मैं आपको थियरी बताता हूं क्या दिया है। द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन इन द डिमांड ड्राफ्ट, पहले ही कहा कि उस बंदे का नाम लिखा होता है। एंड ऑर्डर इश्यूड टू द पे द अमाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द ड्राफ्ट, और एक ऑर्डर किया जाता है डिमांड ड्राफ्ट में कि जो भी नाम होता है उसको पेमेंट जो है वो मिलेगा। ड्राफ्ट जो है वो एक सिक्योर मीडियम माना जाता है। कौन सा मीडियम है? सिक्योर। पैसों को भेजते वक्त क्यों सिक्योर है? क्योंकि नाम वगैरह पहले से ही सब कुछ मेंशन होता है और ऑलरेडी मैंने पेमेंट कर दिया है। द पर्सन और द फर्म डिजायरेबल टू सेंड मनी, मतलब मैं जो भी पर्सन हूं, मैं अगर इसको पेमेंट करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं क्या, वो बी जो है बी को कर दूंगा, फिल्स इन अ सर्टेन फॉर्म एंड रिक्वेस्ट द बैंक टू इशू द ड्राफ्ट। सॉरी, मैं पेमेंट करना चाहता हूं तो मैंने बैंक को एक फॉर्म फिल किया और रिक्वेस्ट करी कि मेरे को ड्राफ्ट दे दो। ठीक है, अब बैंक क्या करेगी, मेरे को ड्राफ्ट दे देगी। मैंने जो रिक्वेस्ट डाली है ना, उस बेसिस पे बैंक सामने वाले के नाम पे एक ड्राफ्ट रेडी करेगी, ऑर्डर करेगी कि सामने वाली बैंक को वो अमाउंट मिल जाए। अब सेंडर पेज द बैंक नॉट ओनली द अमाउंट मेंशन इन द ड्राफ्ट बट ऑल्सो कमीशन फॉर द सेम। अब मैंने नहीं बोला, जैसे 50,000 का ड्राफ्ट मैंने मेरी बैंक से लिया तो मैंने 50,000 रुपए भी दिए और बैंक का जो कमीशन होता है ना वो भी देना पड़ेगा। बैंक ऐसे मुफ्त में सेवा थोड़ी करेगी, बैंक के पैसों के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो मेरे से क्या लेगी, कमीशन लेगी। मान लो 500 रुपए का कमीशन ले लिया और मेरे को ड्राफ्ट दे दिया, तो कमीशन भी पे करूंगा और ये अमाउंट जो है वो भी दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, द बैंक इश्यू सच ड्राफ्ट which can be encashed in own city then it is called pay order। अगर मान लो कि ये बंदा मेरी ही सिटी में है तो वो पे ऑर्डर हो जाएगा, और मान लो वो राजस्थान बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाएगा डिमांड ड्राफ्ट। बोलो क्लियर हो गया। सेम सिटी होता है तो पे ऑर्डर, सेम सब कुछ सेम है, बट सेम दोनों की सिटी हो तो पे ऑर्डर, और अगर वो कोई और स्टेट में कोई और सिटी में बैठा है तो उसको बोला जाता है डिमांड ड्राफ्ट, शॉर्ट में डीडी कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना। है चेक जैसा पर सिक्योर है, क्यों? क्योंकि पहले से पेमेंट कर दिया होता है। बोलो क्लियर, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक। अच्छा, आपको पता है बैंक सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करता, उसके अलावा बैंक जो है वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी बताता है। क्योंकि देखो बैंक को पता है, जैसे मैं हूं तो मेरी बैंक को पता है कि मैं कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता हूं, मेरी कैपेबिलिटीज कितनी है। ठीक है, मैं करोड़ों में कर रहा हूं, लाखों में कर रहा हूं, हजारों में कर रहा हूं, कितने ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, बैंक मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को जानती है। एनी फर्म और इंस्टीट्यूट कंसीडर दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बैंक। और देखो, मान लो कि मैं किसी के साथ डील कर रहा हूँ, कोई बड़ी पार्टी के साथ, तो वो चेक करना चाहेगी ना कि मेरी क्या सच में मैं जैसी बात कर रहा हूँ वैसे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो बहुत सी बार जो फर्म है और इंस्टीट्यूट है वो ऐसी इंफॉर्मेशन को रिलायबल मानते हैं और तभी डीलिंग करते हैं जब मेरे को सारे ट्रांजैक्शन पता हो, मतलब कि यहाँ पे वो लोग रिलायबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्रुवल सर है, अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे किसी पर्सन से, मैं मान लो बी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो 1,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसे सिचुएशन हैंडल हो पाएगी, मतलब कि क्या बी मेरे पे भरोसा करेगा। ठीक है, तो बी क्या बोलेगा, एक काम करो तुम अपनी बैंक से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लेके आओ, मतलब कि सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो मेरी बैंक मेरे को इश्यू करेगी। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, तो वहां पे मेरी रिलायबिलिटी चेक की जा रही है कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करने के लिए, या तो मान लो बी मेरे को उधार दे रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या मैं कैपेबल हूं इतना बड़ा ट्रांजैक्शन या तो फिर इतनी बड़ी डील करने के लिए। इसलिए रिलायबिलिटी चेक करने के लिए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बैंक जो है वो इश्यू करता है। बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरह से बैंक जो है किसी पर्सन की क्रेडिट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के थ्रू। बट मान लो बी सीधा मेरी बैंक में जाता ना, तो बी को बैंक कुछ नहीं बताती कि मेरा कितने ट्रांजैक्शन है, क्या मेरी कैपेसिटी है कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक मेरे को ही बताएगी और मेरे को ही सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देगी। और वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मैं किसको दे दूंगा, बी को दे दूंगा, क्योंकि बी को भी डर है ना, क्या पता मेरा पैसा लेके भाग गया, क्या पता वो इनसॉल्वेंट हो गया या पैसा यूज कर दिया, तो उसके लिए उसको एक ट्रस्ट
दिस सर्टिफिकेट चाहिए जो मेरी बैंक मेरे को देगी और मैं दे दूंगा बी को, जिसको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है 7 टू प्रोवाइड सर्विसेज एज एन अंडरराइटर। ओके, ये तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। अच्छा, मैं आपको ये जो भी चीजें बता रहा हूँ ना वो एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा देखने को मिलता है। आप ऐसा मत समझना कि सिर्फ आप पढ़ाई के अंदर ही ये देख रहे हो, रियल लाइफ में भी ये सारे कंसेप्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अंडरराइटर क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले एग्जांपल देता हूँ, कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर थियरी पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो एक कंपनी है, क्या नाम दे अपने कंपनी को, जैसे अपने जोमेटो ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कंपनी है, ये कंपनी को शेयर मार्केट में आना है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, शेयर मार्केट में ऑलरेडी है, बट एक एग्जांपल की तरह समझना, ठीक है। अब इसको मार्केट, स्टॉक मार्केट में आना है, शेयर्स लोगों को इश्यू करने हैं और शेयर मार्केट में इसके शेयर्स जो है वो मतलब चलने चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी लिस्ट होनी चाहिए। तो अब क्या करती है ये कंपनी को, पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है, इसको चाहिए 1000 करोड़ मार्केट से। कहां से, मार्केट से 1000 करोड़ चाहिए, ठीक है, 1000 करोड़ एंड 1000 करोड़ चाहिए। और आपको पता है एक रूल है कि जब तक जोमेटो को मार्केट से 90% पैसा नहीं मिल जाता ना, तब तक उसका शेयर मार्केट में स्टॉक लिस्ट नहीं हो पाएगा, तब तक वो स्टॉक मार्केट में नहीं आ पाएगा, शेयर मार्केट में नहीं आ पाएगा। तो सीधी सी बात है, इसको 900 करोड़ तो मिलने चाहिए। अब मान लो कि इसको मार्केट से सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं, से फॉर एग्जांपल उसको 600 करोड़ ही मिले, ठीक है। अभी 300 करोड़ मिले नहीं है, 300 करोड़ और चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं कहा 900 करोड़ तो चाहिए होगा, तब जाके स्टॉक मार्केट में उसकी सिक्योरिटी लिस्ट होगी, मतलब शेयर्स जो है वो लिस्ट होंगे। पर अभी इसके पास कितना है, 600 करोड़, अभी भी 300 करोड़ की कमी है। तो अब इतने 300 करोड़ के शेयर कौन खरीदेगा, इतनी बड़े अमाउंट में शेयर कौन खरीदेगा, तो उस टाइम पे काम आती है बैंक, ठीक है। अब ये जो बैंक है वो काम करती है अंडरराइटर का। तो अंडरराइटर क्या हुआ, तो भाई बैंक जो है वो जोमेटो को कहती है हम तेरे शेयर्स खरीद लेते हैं, 300 करोड़ के शेयर्स हम तेरे खरीद लेते हैं और हम तेरे को 300 करोड़ जो है वो पे कर देंगे, ठीक है। पर ये लोग जो खरीदते हैं ना वो कम रेट में खरीदते हैं, वो पर अपने को नहीं देखना है, पर अपने को ये ध्यान रखना है कि बैंक इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो दे सकती है, क्योंकि एक अकेला बंदा तो नहीं दे सकता, इतनी बड़ी अमाउंट तो एक बैंक ही दे सकती है। तो बैंक जो है वो जोमेटो वाली कंपनी को क्या करती है, 300 करोड़ रुपए दे रही है। 300 करोड़ क्या हुआ, एक तरह से पैसा हुआ, क्या पैसा हुआ, और सामने उसने 300 करोड़ के क्या ले लिए, शेयर्स ले लिए। तो यहाँ पे ये जो 300 करोड़ देने का काम किया है ना, वो काम किसका किया है, अंडरराइटर का। किसका काम किया है, अंडरराइटर का। बोलो क्लियर हुआ। देखो, व्हेन अ कंपनी कम्स टू द मार्केट, जब कंपनी मार्केट में आती है पैसा कलेक्ट करने के लिए, कलेक्शन ऑफ कैपिटल, इट ऑलवेज हैव अ फियर, उसको एक डर होता है। जैसे जोमेटो है, उसको डर होता है कि क्या वो जो पैसा शेयर्स इश्यू कर रही है, क्या उसको उतना पैसा मिलेगा कि नहीं। जैसे 1000 करोड़ के मार्केट में शेयर्स इश्यू कर रही है, तो क्या 1000 करोड़ मिलेंगे कि नहीं, पर इसको 1000 करोड़ नहीं मिलते, कम मिलते हैं। एंड कंपनी फाइंड्स डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस इफ डज नॉट गेट द मिनिमम अमाउंट। मैंने नहीं कहा मिनिमम अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए थी, मिनिमम अमाउंट 900 करोड़ मिलनी चाहिए थी, पर क्या 900 करोड़ मिले थे, नहीं मिले। एंड एट दिस टाइम बैंक एंश्योर फुल और मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब देखो, फुल या मिनिमम, जैसे मान लो 300 करोड़ है तो बैंक बोलती है मैं तुमसे 300 करोड़ देता हूं और मेरे को शेयर्स दे दो। इन केस ऑफ रिसीविंग लेस, अगर मान लो अगर उसको 600 ही मिलता, 300 बैंक नहीं दे रही है, तो अगर मान लो नहीं मिल पाया एज कंपेयर टू द अंडरराइटिंग बाय बैंक, दैट अमाउंट विल बी सब्सक्राइब्ड बाय द बैंक और बाय द वे ऑफ बाइंग सिक्योरिटीज। मतलब अगर उसको 300 करोड़ नहीं मिल पाते तो बंद हो जाती, इसकी वजह से बैंक ने उसको हेल्प तो नहीं कहेंगे, पैसा दिया और सामने शेयर्स ले लिए, उसकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर दिया, मतलब शेयर्स को खरीद लिए, समझे। तो यहाँ पे ये जो 300 करोड़ दे के सब्सक्राइब कर दिए, शेयर्स को खरीद रही है, इसी सर्विस को हम लोग अंडरराइटिंग सर्विसेज कहते हैं। जो काम किया है बैंक ने उसको अंडरराइटर कहते हैं, और इस पे भी बैंक कमीशन लेती है, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन जिसको कहते हैं। तो इस तरह से एग्जांपल मैंने दिया, ऐसा एग्जांपल देने वाला पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं मिलेगा। प्रॉपर एग्जांपल मैंने समझा, और ऐसा रियल लाइफ में होता है। और क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट किसके पास होती है, बैंक के पास ही होती है ना, तो इतनी बड़ी अमाउंट जो देती है बैंक और एक साथ बल्क में शेयर्स खरीदती है ना, तो इस सर्विसेज को अंडरराइटिंग सर्विसेज या तो अंडरराइटर कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। अब आ गए अपने लास्ट नंबर पे, और वो है नंबर 8, टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एज ATM,
डीमेट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स। अच्छा, आपको पता है बैंक जो है ना वो अपने कस्टमर्स को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एटीएम की। एटीएम तो आपको पता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको कहते हैं, आपने देखे ही है, कभी ना कभी आपने, आपके पेरेंट्स ने पैसा निकाला होगा, ठीक है, तो एटीएम की फैसिलिटी देती है। डीमेट की, सो डीमेट क्या है? डीमेट को बोलते हैं डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है, स्नैपचैट अकाउंट होगा, ठीक है, तो जैसे अकाउंट चाहिए, जैसे मान लो मेरे को सोशल मीडिया यूज करना है, इंस्टाग्राम यूज करना है, तो मेरे को इंस्टा अकाउंट चाहिए ना, वैसे ही समझ लो अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, डिबेंचर्स खरीदने बेचने हैं, बॉन्ड्स खरीदने बेचने, तो आपको एक अकाउंट चाहिए, जिस अकाउंट को क्या कहते हैं? डीमेट अकाउंट कहते हैं। और ये अकाउंट आज की डेट में बैंक भी क्या करती है? प्रोवाइड करती है। फिर है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट यानी लॉकर, आपने शायद आपके पेरेंट्स का होगा लॉकर, ठीक है, आपने कभी गए होंगे तो देखा भी होगा कि इस तरह से बहुत सारा पूरा एक लॉकर्स होते हैं बहुत सारे लोगों के, उसमें वो लोग अपने कीमती चीजें रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो गए, या तो फिर पैसा रखा है, किसने गोल्ड या सिल्वर रखा है, ऑर्नामेंट्स रखे हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और आपको पता ही है कि हर बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से अपने ने टोटल 8 सब्सिडरी फंक्शंस पढ़ लिए, तो टोटल 4 मेन फंक्शंस है और 8 सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ बैंक है। अगर आप लोग ने ये लेक्चर अच्छे से सुन लिया है, देख लिया है ना, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और एग्जाम के अंदर तो आप लोग क्या करना पता है, हेड पॉइंट्स याद करके जाना, हेड पॉइंट अच्छे से आने चाहिए, सारे हेड पॉइंट लिख लेने के, और अंदर आप बना के भी लिख लोगे ना अपने मन से तो भी चलेगा, पर ऐसा नहीं कि कहानियां लिख रहे हो या आप गाने लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज लिखनी है, आपके अपने मन से बना के भी लिख सकते हो, बट उसके लिए भी याद तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।